तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अरिविहान पर, जो है आपका फेवरेट पर्सनलाइज्ड और इंटरेक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां हम आपके बोर्ड एग्जाम्स को बना रहे हैं बहुत ही ज्यादा मजेदार और बहुत ज्यादा आसान, वो भी इस तरह का कंटेंट लाकर जो आपकी बोर्ड एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, आज इस लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? हम लोग देखने वाले हैं हमारे अध्याय क्रमांक 2 मानव जनन चैप्टर की वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और साथ ही साथ ज्यादातर बच्चों की कंप्लेंट आती है या ज्यादातर बच्चों की हमारे पास में रिक्वेस्ट आती है कि सर, ये चैप्टर जो है हमको बहुत ज्यादा ही कठिन लगता है, इसमें जो टॉपिक्स दिए हुए बहुत ज्यादा हार्ड लगते हैं और हम बहुत ज्यादा बार इसमें गलतियां करते हैं। तो अब डरने की जरूरत नहीं है, इस संभव बैच में सारी चीजें संभव होने वाली है, यानी आपका डर खत्म होने वाला है और आपकी मेरिट लिस्ट की एक और सीढ़ी आगे बढ़ने वाली है। तो चलिए, बिना देरी के शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की, जहां पर हम बात करने वाले हैं मानव जनन, इस टॉपिक से वेटेज कितना आता है उसकी। ठीक है, तो यहाँ पर वेटेज का मतलब क्या है कि इस चैप्टर से या इस अध्याय से आपके एग्जाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चन और किन किन फॉर्म में, वो हो सकता है कि 1 मार्क के लिए हो, वो हो सकता है कि 2 मार्क के लिए वो हो सकता है 3 के लिए, या वो हो सकता है 4 के लिए। ठीक है, सभी तरह के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं आपकी जो इस अध्याय से, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस चैप्टर की, तो क्या हमको चैप्टर वाइज या अध्यायवार हमको यहाँ पर जो है एमपी बोर्ड ने जो वेटेज दिया है क्या? नहीं। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हमको कैसे दिया है? मार्क डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया हमको इकाई के अनुसार, यानी यूनिट वाइज। तो हमारे इस चैप्टर की जो इकाई है वो है क्रमांक 1, है ना, यहां लिख दे रहा हूं मैं, इकाई क्रमांक 1, जिसका नाम क्या है? जनन। ठीक है, अब जनन इकाई में 3 चैप्टर आते हैं। इस इकाई में 3 चैप्टर दिए गए, कौन कौन से दिए? चलो यहां लिख देता हूं तीनों चैप्टर्स के नाम। एक है पहला, पुष्पीय पादपों में प्रजनन। उसके बाद आ जाता है हमारा ये वाला चैप्टर, क्या? मानव जनन। और उसके बाद अंतिम चैप्टर आ जाता है, यहां लिख दे रहा हूं बेटा, जनन स्वास्थ्य। ठीक है, तो ये जो 3 चैप्टर दिए हुए हैं, इन टोटल 3 चैप्टर्स के लिए, यानी इस यूनिट से हमें दिया गया है 16 मार्क, है ना, कि इन 3 चैप्टर से हमें 16 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। अब यहां पर बात आ जाती है और दिमाग गड़बड़ा जाता है कि आखिर किस चैप्टर से कितने मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहां पर बच्चों का दिमाग गड़बड़ा जाता है, और इसका भी समाधान हमने कर दिया। हमने पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखा है, 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों का एनालिसिस किया है, और वहां से हमने सार निकाल के लाया है। एक मत होकर हमारी टीम ने ये जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है उसको देखा है कि लगभग लगभग इकाई 1 के पहले अध्याय से, यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन से 6 से 7 मार्क या ज्यादा से ज्यादा 8 मार्क तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद बात आ जाती है मानव प्रजनन या मानव जनन की, तो यहां भी सेम फॉलो किया जाता है, 6, 7 या 8 मार्क का। अब बचे हुए जो 4-5 मार्क का प्रश्न है, वो कहां से पूछ लिया जाता है? जनन स्वास्थ्य से। कुल मिला के इन 16 मार्क्स को ये लोग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि ये जो दो मेन टॉपिक है ना, आपका पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन और आपका मानव जनन, इनसे ज्यादा बड़े क्वेश्चन पूछे जाए, जबकि यहाँ जनन स्वास्थ्य थोड़े से कम यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते, क्योंकि ये आखिर है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक, पर उतना नहीं जितना आपका पुष्पी पादपों में और मानव जनन होगा। ठीक है, तो यहां पर हम एक एक्सपेक्ट लेके चल लेते हैं कि 7 या 6, माफ कीजिएगा, 6 या 7 मार्क का प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। तो एक मोटा मोटा हम ले लेते हैं 6 मार्क का, है ना। तो 6 मार्क के लिए हम यहां पर डिवीजन देखेंगे कि कैसे कैसे और कितने मार्क्स के आपके पास में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बात करूं अगर ऑब्जेक्टिव की, और मैंने पिछले वर्षों में देखा है कि 3 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से आपके फंसे ही फंसे, है ना। तो 3 ऑब्जेक्टिव अगर फंस गए
तो क्या हो सकता है भाई साहब, 3 मार्क का एक क्वेश्चन फंस जाएगा, तो ये भी 2 मार्क का और 4 मार्क का आने की संभावना नहीं, क्योंकि 6 मार्क की बात हो रही है ना। अब ये जो 6 मार्क है वो 5 भी हो सकता है, वो 6 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है ना। इसको बिल्कुल ऐसा नहीं लेना है कि अंकुश सर ने बोल दिया कि इस चैप्टर से केवल 6 मार्क का आएगा तो 6 ही मार्क का आएगा। ये तो भाई साहब अंकुश सर थोड़ी बैठे हैं आपके वहां पे परीक्षा का जो है पेपर बनाने के लिए, आपके लिए सहूलियत की कर दी है अंकुश सर ने कि बेटा यही इतने ही मार्क्स के लिए आपको आ सकता है, और फिर इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से जो हम आपको को पढ़ाने वाले इस लेक्चर में, वहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना, और जहां पर मुझे लगेगा कि यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, यहां से 2 मार्क का, यहां से 3 मार्क का और यहां से 4 मार्क का, वहां मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं, 3 यहां हो गए और 3 मार्क का एक आ गया, 6 निपट गए। अब अगर ऑब्जेक्टिव नहीं आते, भगवान ना करे, तो यहां पर 2-2 मार्क के 2 क्वेश्चन आ गए, तो कितने हो गए, 4 मार्क। अब बचता क्या है भाई साहब, अब अगर 2 मार्क का एक क्वेश्चन आ गया तो यहां पर 3 मार्क का नहीं आएगा, सीधे सीधे 4 मार्क का एक क्वेश्चन आ गया, तो 4 और 2 6 ये हो गए। ठीक है, उसके बाद अगर 4 मार्क का एक आ ही गया है, चलो 3 मार्क का ले लिए क्या अपन ने, 3 मार्क का भी ले लिए, तो 4 मार्क का अगर एक आ गया है तो बचते क्या है, हो सकता है कि 2 ऑब्जेक्टिव पूछ ले। तो चांसेस क्या है बेटा, चांसेस बिल्कुल अलग अलग है, और इसमें वेरिएशन दिखता है आपके पिछले वर्षों के पेपर अगर आप उठा के देख लोगे तो ऐसा ही वेरिएशन दिखेगा। किसी साल में 3 ऑब्जेक्टिव दे दिया है, किसी साल में 3 मार्क का प्रश्न दे दिया है, किसी साल में 2 मार्क के 2 प्रश्न दे दिए, और 4 मार्कर तो आना ही आना होता है इस चैप्टर से, 4 मार्कर के प्रश्न तो देखिए। तो यहां पर बात हो जाती है इस चैप्टर की, कुछ वेटेज इस प्रकार हो सकता है। ठीक है, 6, 7, 8 या 5, इतने मार्क में से ही आना है। ठीक है, क्योंकि अगर 16 मार्क को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना बेटा, तो ये 2 मुख्य है आपके पहली यूनिट से चैप्टर, जिनको मार्क वेटेज ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं और किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं, और किन किन प्रश्नों को अपन देखने वाले हैं कि कितने मार्क के प्रश्न आ सकते हैं। तो इस चैप्टर में अपन बात करेंगे, संक्षेप में देख लेते हैं, शुक्राणु जनन की। ठीक है, फिर बात करेंगे अंडाणु जनन की, फिर छोटे छोटे टॉपिक है। अब ये शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन जो है ना, ये 4-4 मार्क के लिए आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद रजो दर्शन, मासिक धर्म और रजोवृत्ति, ये जो है आपके लिए 3-3 मार्क के प्रश्न बनाते हैं। ठीक है, तो यहां से बात हो गई 4 और 3 प्रश्नों की, 4 और 3 मार्क वाले प्रश्नों की। अब जो ये गर्भावस्था है ना, ये आपको 2 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है और 3 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है, सेम एज प्रसव जो है आपका, वो 2 और 3 के लिए, और हार्मोन स्त्राव को जो है वो 1 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर अपन सारी चीजों से बात करेंगे। अब अगर शुक्राणु जनन में ऐसा कोई पॉइंट बनता है जहां पर 1 और 2 मार्क का प्रश्न बन सकता है, तो वहां मैं आपको बता दूंगा कि बेटा इस लाइन से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बात हो गई आपके संक्षेप की कि हम इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले। अब चलेंगे सबसे पहले उन 1 मार्क वाले प्रश्नों पर जो आपको इन टॉपिक्स को पढ़ने में भी हेल्प करेंगे और आपकी परीक्षाओं में पूछे भी गए। ठीक है, बात कर लेते हैं सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों की, और बहुविकल्पीय प्रश्नों का सीन आपको पता है, 4 ऑप्शन रहेंगे, एक सही आंसर आपको लिखना है। पहला प्रश्न देखते हैं, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण का पोषण किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। जब गर्भावस्था होती है उसके अंदर में जो भ्रूण को पोषण मिलता है वो माता की सहायता से मिलता है, और माता की सहायता से ऐसा कौन सा अंग है जो गर्भ को या भ्रूण को पोषण देता है, वो होता है बेटा प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा को हिंदी में भी प्लेसेंटा ही बोलना। ठीक है, इसको बिल्कुल कुछ ऐसा मत लेना कि यार सर हम तो हिंदी मीडियम वाले, हमको प्लेसेंटा क्यों पढ़े, तो प्लेसेंटा को प्लेसेंटा ही बोला जाता है, ध्यान रखना। होगा हिंदी में कुछ और नाम, पर आपकी परीक्षा में प्लेसेंटा नाम से ही प्रश्न आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, मासिक धर्म के दौरान रक्तस्राव की औसत अवधि कितनी होती है। अब ये मासिक धर्म को ना कभी कभी रजोवृत्ति भी बोल दिया जाता है, माफ कीजिएगा, रजोवृत्ति नहीं, रज धर्म। ठीक है, रज धर्म भी बोला जाता है, और आवृत्ति चक्र नाम से भी प्रश्न आता है। तो अगर ये दोनों तीनों नाम दिख गए तो समझ जाना एक ही चीज की बात हो रही है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की। ठीक है,
अब बात आ गई आवृत्ति चक्र या रजधर्म या मासिक धर्म के दौरान रक्तस्राव की औसत अवधि किसमें कितनी होती है। अब औसत अवधि की बात किया क्योंकि एग्जैक्ट नंबर बताना जरूर यहाँ तो गलत हो जाएगा क्योंकि हर महिला में वो अपने हिसाब से 3 से 5 दिन की हो सकती है, पर एवरेज ऑन एन एवरेज 3 दिन तक या लगभग लगभग अधिक से अधिक 5 दिन तक चलती है। ठीक है, तो इसका प्रश्न क्या, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 3 से 5 दिन। अगर 6, 7, 8, 9 इतने दिन चलेगी ना तो फिर वो कोई ना कोई बीमारी है। ठीक है, तो उसको देखा आपका जो है डॉक्टर से परामर्श लेना पड़ेगा। पर ऑन एन एवरेज अगर बात की जाए 3 से 5 दिन के भीतर जो है आपका रक्तस्राव की स्थिति बनी रहती है महिलाओं में। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, अगले प्रश्न की, शुक्राणु जनन के दौरान कौन सी कोशिकाएं परिपक्व होती है। अब शुक्राणु जनन की बात की जा रही है और बहुत आसान, इसमें इस प्रश्न के पहले ही शब्द में इसका उत्तर दिया हुआ है। अगर शुक्राणु जनन की बात की जा रही है मतलब शुक्राणु के पैदा होने की बात की जा रही है, तो यहां पर कौन सी कोशिकाएं परिपक्व होंगी, ऑब्वियसली शुक्राणु कोशिकाएं परिपक्व होगी। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे प्रसव के दौरान किस हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। अब बात की जा रही है किसकी, प्रसव की। ठीक है, प्रसव मतलब क्या होता है, जब कोई महिला बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, अब जन्म देने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रसव कहते हैं। ठीक है, अब प्रसव के दौरान किस हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है महिला की बॉडी में, तो वो होता है बेटा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जब स्तर बढ़ जाता है तभी प्रसव की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होने लगती है। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न कौन से है आपके, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में एक शब्द लिखना होता है रिक्त स्थान का। ठीक है, और आपका उत्तर आपको 1 मार्क दिला देगा। चलिए भाई साहब पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, महिलाओं के मासिक धर्म चक्र का औसत समय दिन क्या होगा, तो कितना होता है। देखो, जब अगर बात की जाए रक्तस्राव के दिन की तो रक्तस्राव होगा 5 से माफ कीजिएगा 3 से 5 दिन। ठीक है, अब बोला जाता है कि महिलाओं के मासिक धर्म चक्र का औसत समय क्या होता है, तो धर्म पूरे चक्र की बात की जा रही। अब ये चक्र क्या है, महीने भर चलता है और महीने के भी 28 दिन इसको माना जाता है कि 28 दिन का ये चक्र होता है। ठीक है, तो यहां पर लिख दिया भाई साहब मैंने 28 दिन का चक्र होता है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया, प्रसव के बाद शिशु के शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जब प्रसव की प्रक्रिया शुरू होती है और शिशु जो है वो महिला के शरीर से, महिला के योनि अंग से बाहर निकलता है, तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, पार्चुरेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ठीक है, ये यहां पर लिखा हुआ पार्चुरेशन। ठीक है, चलिए अगले की बात करेंगे। अगला क्या है, महिला में अंडाणु का परिपक्व होना। अब बात की जा रही है महिला के अंदर में अंडाणु परिपक्वन की। ठीक है, तो अब अपने को वैसे तो अभी आगे बहुत डिटेल में पढ़ना है अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन को, पर यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि महिला में अंडाणु का परिपक्व होना किस हार्मोन के कारण होता है। तो एक हार्मोन यहां पर आता है, काम करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH हार्मोन। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वही नियंत्रण करेगा कि किसी महिला के अंदर में अंडाणु का परिपक्वन होगा। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई है। चलेंगे आगे, अब बात करेंगे सत्य और असत्य की। ठीक है, तो बात कर लेते हैं पहले प्रश्न की, प्रसव के दौरान गर्भाशय में सिकुड़न की प्रक्रिया को ऑक्सीटोसिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है क्या, हाँ या ना, सत्य है या असत्य, तो बिल्कुल सही है। अभी हमने पढ़ा कि प्रसव के दौरान गर्भाशय की सिकुड़न की प्रक्रिया होती है और उसको नियंत्रित करने के लिए एक हार्मोन शरीर में महिला के बढ़ जाता है। वो कौन सा हार्मोन होता है, वो होता है ऑक्सीटोसिन। तो जो सिकुड़न है उसको भी कंट्रोल करने का काम या उसको नियंत्रित करने का काम कौन करेगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, यानी ये बात सत्य है बिल्कुल। ठीक है, बात करेंगे अगली, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखो बेटा, नाम यहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस भी आ सकता है और शुक्राणु जनन भी आ सकता है। बायोलॉजी के स्टूडेंट हो
थोड़ी बहुत इंग्लिश के वर्ड्स आपको आने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी माध्यमिक शिक्षा मंडल की कई बार किताबों में भी और साथ ही आपके परीक्षा के प्रश्न पत्रों में भी देखा जा चुका है कि कभी-कभी शुक्राणु जनन से प्रश्न आ जाता है, कभी-कभी स्पर्मेटोजेनेसिस से। अब क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनको शुक्राणु जनन तो आता है, पर इस नाम का पता ही नहीं है, स्पर्मेटोजेनेसिस को ही शुक्राणु जनन बोलते हैं। ठीक है, शुक्राणु जनन तो आता है, पर ये बच्चे कई बार बोल के आते हैं सर वो प्रश्न तो आया नहीं शुक्राणु जनन का। तो मेरे बेटे, मेरे बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस को ही शुक्राणु जनन बोला जाता है और ये याद रख लेना, क्योंकि अगर प्रश्न आ गया स्पर्मेटोजेनेसिस से और आपको शुक्राणु जनन पूरा याद है और आप नहीं लिख के आओगे तो आफत हो जाएगी, 4 मार्क खत्म हो जाएंगे आपके एकदम। ठीक है, तो बिल्कुल ये याद रख लो कि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी क्या होगा, शुक्राणु जनन। और प्रश्न आए तो बिल्कुल चाहे शुक्राणु जनन नाम से आए चाहे आपके स्पर्मेटोजेनेसिस नाम से आए। ठीक है, चलिए बात करेंगे अब क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस में प्रत्येक शुक्राणु कोशिका से 2 शुक्राणु बनते। क्या ये बात सही है कि जो शुक्राणु जनन है उसके अंदर जो प्रक्रिया हो रही है किसकी, आपके कोशिका के बनने की, शुक्राणु कोशिका के बनने की। तो इनने बोला है कि प्रत्येक शुक्राणु कोशिका से शुक्राणु बनते, तो बिल्कुल गलत होता है, 2 शुक्राणु नहीं बनते, यानी ये बात क्या हो गई, असत्य हो गई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निषेचन के बाद अंडाणु गर्भाशय में इम्प्लांट होता है। इम्प्लांट होने का मतलब आप बोल सकते हो व्यवस्थित या प्रतिस्थापित। ठीक है, यानी प्रतिस्थापित होता है या व्यवस्थित होता है। तो क्या है, निषेचन के बाद अंडाणु जो है गर्भाशय में प्रतिस्थापित होता है। क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही है। अंडाणु जो है निषेचन के बाद, निषेचित किससे होगा, निषेचित होगा आपके शुक्राणु से। ठीक है, पुरुष शुक्राणु से अंडाणु जब निषेचन होगा और वो जाएगा कहां, आपके गर्भाशय में। गर्भाशय के अंदर में ही वो पूरा निषेच आपका परिपक्व होगा, भ्रूण बनेगा, भ्रूण के बाद में बहुत सारी उसकी अवस्थाएं बनेगी। तो ये बात जो है, ये कथन जो है आपका बिल्कुल सत्य है। ठीक है, चलेंगे अगले तरह के प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आ चुके, एक वाक्य या शब्द में उत्तर दीजिए। अब पहला प्रश्न पढ़ेंगे, निषेचन के लिए पुरुष में प्रजनन कोशिका कौन सी होती है। तो पुरुषों में कौन सी होगी, शुक्राणु। अगर महिला आता तो क्या होगी, अंडाणु। ठीक है, शुक्राणु किन में, पुरुषों में, महिलाओं में अंडाणु। ठीक है, उसके बाद चलेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। निषेचन के बाद अंडाणु का पहला विभाजन किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो जब निषेचन होता है तो निषेचन के बाद में जब परिपक्वन वाली अवस्था आती है तो पहला विभाजन जब होगा अंडाणु का, वो क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। यानी एक, अब समसूत्री तो आपने पढ़ा है 11th में, बहुत डीपली पढ़ा है आपने समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन में क्या होगा, हल्का सा समझ लो कि अगर कोई कोशिका होगी 2n वाली, यानी 2n गुणिता वाली, तो उसका जो विभाजन होगा वो क्या होगा, समान गुणिता का होगा। क्या होगा, समान गुणिता का होगा। जबकि अर्धसूत्री में क्या होता है, अगर 2n की आपकी कोई कोशिका थी, मातृ कोशिका थी, उसका क्या होता, nn में विभाजन होता। ठीक है, तो समसूत्री का मतलब समान गुणसूत्र वाली कोशिकाएं बनेगी और अर्धसूत्री का मतलब आधे की जो है गुणिता वाली आपकी कोशिकाएं बनेगी। चलिए, तो आप प्रश्न 3 देखेंगे, मानव भ्रूण का विकास किस अंग में होता है। तो किस अंग में होता है, मानव भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। ये बात क्या है, समझ लो आप। महिला के जो गर्भाशय में जब निषेचित अंडाणु जाता है और ये निषेचित अंडाणु परिपक्व होके क्या बनता है बेटा, भ्रूण बनता है। तो इसका जो परिपक्वन है वो कहां होगा, महिला के गर्भाशय में होगा। ठीक है, चलेंगे अब बढ़िया से आगे और अन्य प्रश्नों को देखेंगे। यहां पर आ गया है आपका शुक्राणु जनन से प्रश्न, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा, मैं बोल रहा हूं कि लिख के रख लेना कि यहां से प्रश्न पूछा ही जाएगा। चाहे आपको 1 मार्क के लिए कोई ऑब्जेक्टिव पूछ ले, चाहे आपको 2 मार्क के लिए कोई अति लघु उत्तरीय, चाहे आपको 3 मार्क के लिए लघु उत्तरीय, चाहे आपको 4 मार्क के लिए दीर्घ उत्तरीय, एक प्रश्न शुक्राणु जनन या अंडाणु जनन से बनता ही बनता है। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। और मुझे पता है बच्चों को डर लगता है शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन से, क्योंकि जब मैं अपनी 12वीं की परीक्षा दे रहा था तो मुझे भी भयंकर डर लगता था शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन से। पर बिल्कुल सादी भाषा में चित्र के साथ समझेंगे
और जब समझेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि भाई साहब ये तो इतना आसान था, मैं अब तक खामखा डरता था। चलिए तो बात कर लेते हैं, प्रश्न क्या बन सकता है आपका, शुक्राणु जनन को चरणबद्ध समझाइए। अब जब चरणबद्ध समझाने के लिए बोला है तो पूरी प्रोसेस लिखने के लिए बोल दिया है कि भैया शुरुआत से लेके अंतिम प्रोडक्ट क्या बनेगा, शुक्राणु कैसे बनेगा, वो आपको समझाना है। ठीक है, अब बात यहां आती है कि शुक्राणु जनन होता क्या है। सबसे पहले तो प्रश्न का उत्तर अगर 4 मार्क के लिए लिखना है तो प्रश्न जो दिया है उसको 1-2 लाइन में एक्सप्लेन करना होगा। अगर बोला गया है शुक्राणु जनन, तो शुक्राणु जनन क्या होता है, पुरुषों के वृषण भाग में शुक्राणुओं का बनना क्या कहलाता है आपका, शुक्राणु जनन। शुक्राणु का जनन, शुक्राणु का जन्म होना। अब ये कहां होता है, शुक्राणु कहां बनेगा, पुरुषों के अंदर में बनेगा। अब पुरुषों में भी कोई एक स्थित आपकी आपकी स्पेशल एक जगह है क्या, वृषण। वृषण के अंदर में ही शुक्राणुओं का जो आपका जनन आप बोल सकते हो या शुक्राणुओं का बनना होता है। ठीक है, तो शुक्राणु जनन को कैसे लिखेंगे, इसकी परिभाषा की पुरुषों के वृषण भाग में शुक्राणुओं का बनना ही क्या कहलाता है, शुक्राणु जनन कहलाता है। अब बात कर लेते हैं शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती क्या है और कितने चरणों में होती है। तो इसे 3 चरणों में विभाजित किया गया है। ठीक है, शुक्राणु जो है 3 चरणों में मुख्यतः विभाजित होता है। पर अब पहले इन 3 चरणों को भी 2 चरणों में देख लेंगे। क्या है, जब शुक्राणु बनेगा, शुक्राणु का बनना। अब ये कैसे बनेगा, 2 चरणों में बनेगा। इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2 चरणों में बनेगा। पहले क्या बनेगा, ये पहले होगा शुक्राणु जनन के लिए क्या, समसूत्री और अर्धसूत्री। अच्छा, इसमें समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों तरह के विभाजन होते हैं। अभी मैं जब चित्र बताऊंगा जब समझ में आ जाएगा आपको। क्या, पहले होंगे विभाजन, है ना, किसका विभाजन होगा, जो आदि कोशिका होगी या हम इसको क्या बोल सकते हैं, मातृ कोशिका होगी, उससे विभाजन होगा। पहले समसूत्री, फिर अर्धसूत्री, फिर जो कोशिकाएं बनेगी उससे बनेगा एक शुक्राणु कोशिका। और शुक्राणु कोशिका बनने के बाद में, विभाजन होने के बाद में इसका होता है परिपक्वन। ठीक है, क्योंकि जो शुक्राणु की जो कोशिका बनेगी मातृ कोशिका से वो गोलाकार होगी। पर आपने शुक्राणु का चित्र तो देखा ही होगा भाई साहब, कुछ इस प्रकार का शुक्राणु आपका चित्र रहता है। ठीक है, आपने बनाया भी होगा, अभी अपन बात भी करेंगे अगली वीडियो में शुक्राणु के चित्र की, तो कुछ इस प्रकार दिखेगा आपको। तो ये क्या है, ये आपका परिपक्व शुक्राणु है। तो इससे ये बनने की प्रोसेस क्या कहलाएगी, परिपक्वन कहलाएगी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब इसको मुख्यतः 3 कौन कौन से चरणों में विभाजित किया ये देख लेते। पहला चरण है गुणन चरण। ठीक है, जहां पर गुणन होगा किसका, आपकी जो आदि कोशिका थी, आदि मातृ जनन कोशिका की या शुक्राणु जनन कोशिका से गुणन होगा। उसके बाद में इसमें विकास होगा। विकास कैसे होगा, विभाजन के द्वारा विकास होगा। और फिर परिपक्वता चरण, यानी जब एक शुक्राणु कोशिका बनेगी तो शुक्राणु कोशिका का जो परिपक्वन है, जो अपनी असली अवस्था या असली आकार में कब बनेगी, परिपक्वन चरण। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। चलो अब बनाते बहुत प्यारा सा चित्र, क्योंकि आपके लिए ये जो चित्र है बेटा शुक्राणु जनन का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 3 मार्क के लिए लगभग इन 10 वर्षों में 2 बार पूछा गया है कि शुक्राणु जनन का चरणबद्ध चित्र बनाइए। सिर्फ चित्र बनाने के लिए बोला है, एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा है। तो चित्र बनाना भी आना चाहिए। ठीक है, तो बात कर लेते हैं शुक्राणु जनन के चित्र की। चलो यहां लिख दूं मैं, चलिए। तो अब क्या देख लेंगे कि पहले क्या होता है, सबसे पहले जो आदि कोशिका होती है, ठीक है, जिसकी गुणिता क्या होती है, 2n होगी। और ये इसको हम क्या बोल लेते हैं बेटा, बढ़िया तरीके से लिखेंगे, एक एक चीज समझेंगे। क्या बोलते हैं हम इसको, आदि शुक्राणु जनक कोशिका। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आदि शुक्राणु जनक कोशिका, या हम इसको बोल देते हैं मातृ कोशिका। क्यों, क्योंकि यही शुक्राणुओं को जन्म देने का काम जो है, जन्म देने की शुरुआत करेगी। ठीक है,
तो अब इसमें होता है सबसे पहले समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन का फंडा आपको पता है कि जो गुणिता होगी मातृ कोशिका की, वही गुणिता आएगी बनने वाली आपकी जो अन्य कोशिकाएं हैं उनकी। तो इनकी गुणिता क्या होगी भाई साहब, इनकी गुणिता होगी 2n 2n। ठीक है, अब इनसे फिर समसूत्री, ये देखो इसमें यहां पर मैं लिख दे रहा हूं दूसरे कलर से समसूत्री विभाजन, यहां लिख दिया मैंने। ठीक है, समसूत्री लिखा मतलब समसूत्री विभाजन यहां पर हो रहा है। ठीक है, अब फिर आएगा इनमें समसूत्री विभाजन, तो यहां पर भी दो और यहां पर भी दो कोशिकाएं बनेगी, और इनकी भी गुणिता क्या होगी 2n 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 इसकी भी और 2n इसकी भी। क्यों? क्योंकि इनके बीच में अभी तक क्या हो रहा है, अभी तक हो रहा है समसूत्री विभाजन। क्या हो रहा है? समसूत्री विभाजन। ठीक है, अब ये जो कोशिकाएं बनी है, इन कोशिकाओं का नाम क्या हो गया भैया? इन कोशिकाओं का नाम हो गया आपका स्पर्मेटोगोनिया। को क्या बोल दिया भाई साहब? स्पर्मेटोगोनिया। तो यहां तक की स्टेज में क्या हुआ है? अब तक समसूत्री विभाजन हुआ। पहले आदि शुक्राणुजनक कोशिका से क्या समसूत्री विभाजन से दो कोशिकाएं बनी, और इन दो कोशिकाओं के समसूत्री विभाजन से क्या बना? स्पर्मेटोगोनिया। अब सर हम तो हिंदी वाले हैं, इंग्लिश के नाम कैसे? तो बेटा नाम यही चलेगा, नाम यही याद रखना है, कोई बड़ा दिक्कत वाली बात नहीं। शुक्राणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। ठीक है, तो इसका नाम याद रख लेना, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, अब यहां से स्पर्मेटोगोनिया का आगे काम क्या होगा, तो बात कर लेते हैं एक स्पर्मेटोगोनिया कोशिका की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक स्पर्मेटोगोनिया कोशिका जो है, इसका बेटा आपको पीडीएफ में बहुत शानदार चित्र मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना। स्पर्मेटोगोनिया माफ कीजिएगा, जो शुक्राणु जनन है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, उसका मस्त वाला चित्र यहां लगा के दूंगा। अभी आप ये समझो कि चित्र कैसे बनाना है, क्योंकि 3 मार्क के लिए पूछा जाता है मेरे बच्चों। ठीक है, तो यहां पर बात की जाएगी इस स्पर्मेटोगोनिया, एक स्पर्मेटोगोनिया कोशिका की। ठीक है, चलो यहां बना दे रहा हूं ये 2n वाली स्पर्मेटोगोनिया कोशिका। ठीक है, इसको नाम भी दे दिया मैंने, स्पर्मेटोगोनिया कोशिका। ठीक है, या इसको ऐसा स्पर्मेटोगोनिया रहता है। ठीक है, अब यहां पर एक बार होगा और समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन होने के बाद क्या बनेगा? समसूत्री विभाजन के बाद में एक 2n वाली क्या बन जाएगी आपकी कोशिका। समसूत्री हो रहा है ना, क्योंकि बार बार नहीं बताऊंगी, गुणिता सेम रहेगी। समसूत्री आया तो समझ लेना गुणिता सेम रहेगी। ठीक है, तो ये बनी जो आपकी, वो बनी आपकी क्या? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, ये 2 बार बनेगी, इसलिए नाम लिखा है प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। किससे? स्पर्मेटोगोनिया से समसूत्री विभाजन हुआ, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कोशिका बनी। ठीक है, अब यहां से खेल शुरू होता है असली। यहां पर आ जाता है आपका क्या? अब आ जाएगा आपका, अब इसकी एक इकलौते की बात करेंगे। ठीक है, अब इस प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से बनेगी आपकी कोशिकाएं कौन सी? द्वितीय स्पर्मेटोसाइट कोशिकाएं। पर इनको बनने के लिए एक यहां पर खेल आ जाएगा कि अब इनके बीच में होगा अर्धसूत्री विभाजन। क्या होगा यहां पर? अर्धसूत्री विभाजन। अब ये अर्धसूत्री विभाजन अगर मैंने लिख दिया या बोल दिया, तो इसका मतलब क्या है? जो मात्र कोशिका की आपकी गुणिता होगी, अब आधी आधी गुणिता जाएगी हर जो पुत्री कोशिकाएं बनेगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये जो 2n था इसकी आपकी गुणिता, अब वो बढ़ जाएगी nn में। क्योंकि देखो कुल मिला के बॉडी की फंक्शनिंग क्या है, आपके शरीर की रचना कैसे बनी हुई है, क्योंकि जो आपका शुक्राणु होता है उसकी प्लॉइडी या उसकी गुणिता क्या होती है? एक n। तो ले देके हमको एक n वाली कोशिका बनानी है शुक्राणु, इसलिए यहां पर अब अगर समसूत्री ही विभाजन आगे चलता तो क्या होता भाई साहब? समसूत्री विभाजन से 2n वाली ही बनती, पर एक n वाली यानी केवल अगुणित कोशिका बनानी है,
तो अगुणित कोशिका बनाने के लिए अर्धसूत्री विभाजन जरूरी है। तो यहाँ पर प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से अर्धसूत्री विभाजन चालू हुआ और 2n प्रकार की n गुणिता वाली क्या बनी आपकी, 2n गुणिता वाली द्वितीयक, इसको राइट से लिखूं, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बन गई। अब इन द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से ही कौन सी शुक्राणु जनक कोशिकाएं, या माफ कीजिएगा शुक्राणु कोशिकाएं बनेगी। ठीक है, चलो एक अब यहां से द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट को ले लेता हूं। ये द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट क्या काम करेगी, इसकी जिसकी प्लॉइडी क्या है या जिसकी गुणिता क्या है, एक है, एक n है। ठीक है, ये क्या है, द्वितीयक। अब इससे बनने वाली जितनी अर्धसूत्री विभाजन होंगे, अब अर्धसूत्री विभाजन से क्या होगा भाई साहब, आपकी n कोशिकाएं बन जाएगी। क्या बनेगी, अब जितनी कोशिकाएं बनेगी इस पर में आपकी गुणिता क्या होगी, उनकी n होगी। ठीक है, जो आपकी ये n गुणिता वाली कोशिकाएं बनी है, यही कोशिकाएं आगे चल के क्या बनेगी, अब परिपक्वन होगी। और परिपक्वन स्टेज में क्या बनेगी, परिपक्वन स्टेज में बनेगी आपकी स्पर्म, या आपका क्या, आपका शुक्राणु। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात कि शुक्राणु बनेगा कैसे। आदि मातृ कोशिका या आदि शुक्राणु जनक कोशिका में 2 बार समसूत्री विभाजन होगा और फिर 2 बार अर्धसूत्री विभाजन होगा, और उस अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो कोशिकाएं बनेगी, वो कोशिकाएं परिपक्व होकर क्या बनाएगी, आपके शुक्राणु बनाएगी। ठीक है, अब यहां तक चित्र हमने समझ लिया। इस चित्र को एक साथ बनाना, मेरे पास में जगह कम थी और आपको बताना ज्यादा अच्छा था, समझाना ज्यादा अच्छा था, इसलिए मैंने आपको खंडों में ये चीज बताई। पर आप एक ही चित्र बनाना और चित्र की टेंशन मत लो, पीडीएफ जब दूंगा आपको तो पीडीएफ में आपका बहुत शानदार वाला चित्र दे दूंगा। ठीक है, बात यहां तक समाप्त हो गई। अब बात कर लेते हैं कि सर थ्योरी कैसे लिखनी है इसकी। तो थ्योरी में जो आपने चित्र बनाया ना बेटा, चित्र बनाना सीख गए हो, चित्र जो बनाया है उसको ही अपने शब्दों में उत्तर में लिखना है। चलो फटाफट देखते हैं। पहला चरण क्या था, गुणन चरण था। इस चरण में क्या हो रहा था, जो जनक कोशिका थी वो माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन द्वारा बार बार विभाजित होती गई। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप अधिक कोशिकाओं का निर्माण हुआ। ठीक है, बहुत सारी कोशिकाएं बनते गई। अब इनको क्या बोल दिया गया, शुक्राणु जन कहा गया। शुक्राणु नहीं कहा, शुक्राणु जनक नहीं कहा। शुक्राणु जनक कौन सी थी, ये जनन कोशिका है। इनको जो बोला गया वो क्या बोला गया, शुक्राणु जन बोला गया। ठीक है, अब यहाँ शुक्राणु जन में दूसरे में आ जाता है विकास चरण। इस चरण के परिणाम स्वरूप जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका का निर्माण हुआ था, जिसको हमने शुक्राणु जन कोशिका बोला, या हमने क्या बोला था, इसको स्पर्मेटोगोनिया बोला था। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण हुआ और यह एक छोटी अवधि का चरण है जिसमें कोई विभाजन शामिल नहीं होता। ठीक है, अब प्रोटीन और क्रोमेटिन पदार्थों के संचय के कारण शुक्राणु जन वृद्धि प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं भी द्विगुणित होगी। अब जो स्पर्मेटोसाइट से क्या बनी थी, प्राथमिक आपकी शुक्राणु कोशिकाएं बनी थी, यानी प्राथमिक आपकी स्पर्मेटोसाइट बनी थी, वो क्या काम करेगी, वो काम करेगी आपके तीसरे चरण में, जहां पर बहुत सारी द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं बन जाएगी। और वो द्वितीयक कोशिकाएं क्या करेगी, अब आगे शुक्राणु बनेगी। एक एक कोशिका एक एक शुक्राणु का जो है निर्माण कर लेगी या अपने आप को बदल लेगी। परिपक्वता चरण में क्या होता है, इस चरण के दौरान एक द्विगुणित प्राथमिक जो शुक्राणु कोशिका है उसके अंदर में अर्धसूत्री विभाजन होगा। ये 4 कोशिकाएं बनेगी और ये 4 अगुणित शुक्राणु बनेंगे। ठीक है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अब ये अगुणित शुक्राणु जो कोशिकाएं बनी थी उसमें भी 2 तरह से परिपक्वन होगा, परिपक्वन 1 और परिपक्वन 2। अब इनमें क्या होता है परिपक्वन, चलो ये समझते हैं कि इनमें परिपक्वता 1 में अर्धसूत्री विभाजन 1 होता है, जो मैंने पहले आपको बताया। ठीक है, इसमें न्यूनीकरण विभाजन भी कहा जाता है। न्यूनीकरण विभाजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि अब पहले तक क्या 2n बन रही थी इनकी गुणिता, अब जो है इनमें न्यून हो गया, मतलब आदि आदि को जो है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बन रही। तो द्विगुणित प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं विभाजित होकर 2 अगुणित द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं बन जाती। मैंने बताया कि द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बन गई प्राथमिक से।
अब परिपक्वता सेकंड चालू होगा, जहां से द्वितीयक कोशिकाओं के बारे में अपन ने जानता। अब ये जो द्वितीयक कोशिकाएं थी उसमें अर्धसूत्री विभाजन 2 शामिल होगा, यानी दूसरी बार का होगा। इनको बोलेंगे समीकरणीय विभाजन। ठीक है, इनको याद कर लेना, न्यूनीकरण और समीकरण। ठीक है, इसमें 2 शुक्राणु कोशिकाएं जो है विभाजित होकर क्या बन जाएगी, 4 शुक्राणु कोशिकाएं बन जाएगी। और यही 4 शुक्राणु कोशिकाएं आगे चल करके क्या बनेगी, शुक्राणु बनेगी। अब ये जो शुक्राणु था उनका कायांतर कैसे होगा ये देखो। इस चरण के दौरान क्या होगा, ये गैर गतिशील चरण है। ठीक है, इसमें पूछ रहित शुक्राणु एक गतिशील एवं पूछ वाले शुक्राणु में परिवर्तित होगा। अब तक की जो शुक्राणु कोशिका थी वो गैर गतिशील थी, क्योंकि अभी इसमें ना पूछ आई थी, ना सर आया था, ना धड़ वाला हिस्सा आया था, कुछ भी नहीं आया था। ये एक अलग ही कोशिका बनी थी। पर अब जब शुक्राणु का कायांतर होगा तो कायांतर में काया में परिवर्तन होगा। ठीक है, शुक्राणु जनन के दौरान कोई विभाजन नहीं होगा और ये शुक्राणु केवल एक शुक्राणु बनेगा। ये जो एक कोशिका बनी थी अब इससे एक ही शुक्राणु बनेगा, इसमें कोई विभाजन नहीं होगा, 2-4 और कोशिकाएं नहीं बनेगी। ठीक है, इसे शुक्राणु जनन भी कहा जाता है। शुक्राणु जनन के दौरान होने वाले परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप शुक्राणु में क्या बनेगा, सिर, मध्य भाग और पूंछ का निर्माण होगा। अभी जब अपन देखेंगे शुक्राणु का चित्र बनाइए तब अपन बात करेंगे बहुत डिटेल में शुक्राणु कैसा दिखता है, उसका आकार क्या है, उसमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। यहां तक की बात बेटा मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई होगी। अब आ जाता है हमारा दूसरा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर और साथ ही बच्चों को डराने वाला चैप्टर, माफ कीजिएगा टॉपिक, जिसका नाम है अंड जनन। ठीक है, या अंडाणु जनन। इसके बारे में भी बहुत डिटेल में और बहुत आसान भाषा में समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अंड जनन की। चलिए, तो क्या होता है कि अंड जनन में भी 3 तरह के फेज पाए जाते हैं, यानी तीन चरण में ये अंड जनन जो है आपकी प्रक्रिया जो है वो पूरी होती है। अब अगर क्वेश्चन आता है हमको कि अंड जनन को चरणबद्ध समझाइए, तो ये प्रश्न आ सकता है हमको 4 मार्क के लिए भाई साहब, है ना। अब इससे 3 मार्क के लिए भी प्रश्न आ सकता है कि अंड जनन का आरेख बनाइए। अब आरेख बनाइए मतलब जो अभी मैं आपको आगे समझाने वाला हूं। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका 1 मार्क का, इसमें से कोई ऑब्जेक्टिव, या फिर 2 मार्क के लिए आ सकता है कि अंड जनन क्या है, इसको समझाइए या अंड जनन की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो यहां से 1, 2, 3, 4 सभी तरह के प्रश्न बन सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि अंड जनन होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, तो अंड जनन क्या होता है बेटा, अंड जनन होता है अंडाणुओं का निर्माण। ठीक है, अंडाणुओं का निर्माण या अंडाणु का निर्माण। अंडाणुओं का क्यों नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि महिला के बॉडी में या महिला के शरीर में अंड जनन की प्रक्रिया से कितने अंडाणु बनेंगे, केवल 1 अंडाणु बनेगा। कितना बनेगा बेटा, केवल 1 अंडाणु बनेगा। इससे आपके जो है अंकीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि अगर 100 बार महिला में अंडाणु जनन की प्रक्रिया होगी तो उसमें कितने अंडाणु बनेंगे, तो बनेंगे 100 अंडाणु, क्योंकि एक बार में केवल 1 अंडाणु का निर्माण होता है। और वही 1 अंडाणु जो है शुक्राणु से, किसी एक शुक्राणु से निषेचित होकर के क्या होगा, गर्भाशय में जाकर आपका भ्रूण का निर्माण करेगा। ठीक है, तो यहां तक की बात समझ में आ गई कि अंडाणु जनन क्या होता है या अंड जनन क्या होता है। अंड जनन वह प्रक्रिया है जो महिलाओं के अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण या अंडाणु का निर्माण होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपके अंड जनन की प्रक्रिया। अब इसको भी अपन 3 भागों में ये होती है किसी भी महिला के अंडाशय के अंदर में। तो 3 भाग कौन कौन से होते हैं, 3 चरण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होती है आपकी गुणन प्रावस्था, जहां पर जो अंडाशय की जो आपकी दीवारें हैं वहां से बहुत सारी कोशिकाओं का विभाजन होते जाता है और एक अंडाणु, या हम क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं oogonia कोशिका का निर्माण होता है या oogonia का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद वृद्धि प्रावस्था होती है। अब ये oogonia से फिर अर्धसूत्री विभाजन होंगे, अर्धसूत्री विभाजन से, और ये क्या होंगे, असमान अर्धसूत्री विभाजन होंगे, जिसमें एक क्या बनेगा, ऊसाइड बनेगा और बाकी एक और क्या बनेगी, उसकी जो है पोलर बॉडी बनेगी। अब ये असमान हो गए, फिर उस ऊसाइड से फिर अर्धसूत्री विभाजन होंगे और 3 पोलर बॉडी और 1 अंडाणु कोशिका बनेगी।
ठीक है, तो यहां तक की बात समझ में आ गई। ये परिपक्वन अवस्था में होगा जहां पर तीन क्या होगा आपकी जो है ध्रुवीय बॉडी या पोलर बॉडी बनेगी और एक अंडाणु कोशिका बनेगी। चलो इसका आरेख बनाना समझ लेते हैं, और आरेख अगर आपने बना लिया और सीख गए आप, तो आप थ्योरी बहुत आसानी से लिख सकोगे। ठीक है, तो एक एक करके इसका आरेख बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहली शुरुआत जो होती है वो 2n वाली जर्म कोशिका से होती। किससे होती? जर्म कोशिका से। और इसको ही हम क्या प्राथमिक जर्म कोशिका बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं मातृ कोशिका। देखो बेटा, मातृ कोशिका से ही किसी भी कोशिका का विभाजन होकर नई कोशिकाएं बनेगी, तो मातृ कोशिका भी कहा जाता है। वैसे मुख्यतः हम इसको जर्म सेल या जर्म कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब इसमें होगा भाई साहब समसूत्री विभाजन। ठीक है, अब तक इसमें भी क्या है, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, तो यहाँ है आपका समसूत्री विभाजन होगा। अब जब समसूत्री विभाजन की बात की जा रही है, तो क्या होगा आपके ऐसी कोशिकाएं बनेगी जिनका मातृ कोशिकाओं से क्या होगा उनकी ही जितनी गुणिता होगी। और क्या होता है बेटा, जब जर्म कोशिकाएं जो है आपकी वो बहुत बार बार बन के क्या आपकी जो है विभाजित हो होकर एक गुच्छे का निर्माण कर लेती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं कोशिका पुटिका गुच्छ। और इस गुच्छ में ही एक कोशिका होती है जो क्या बनती है, ऊगोनिया बनती है। क्या बनते हैं बेटा, ऊगोनिया। ठीक है, अब इस एक ऊगोनिया से अर्धसूत्री विभाजन होगा, और वो अर्धसूत्री विभाजन हो करके क्या बनेगी, ओवम कोशिका बनेगी, यानी अंडाणु कोशिका बनेगी। चलो तो इसको भी समझते हैं। तो यहां पर जो है आपका ये ऊगोनिया है, ऊगोनिया से क्या होगा आपका अर्धसूत्री विभाजन। ये जो ऊगोनिया है, इस ऊगोनिया के विभाजन से ये बहुत सारे विभाजन करेगी। ठीक है, तो इसके विभाजन से समसूत्री विभाजन से पहले तो हाँ 2 बार समसूत्री होगा और 2 बार अर्धसूत्री होगा। तो यहां पर समसूत्री हुआ, समसूत्री विभाजन से क्या बनी, प्राथमिक ऊसाइड बनी। क्या बनी, प्राथमिक ऊसाइड। ठीक है, अब ये प्राथमिक ऊसाइड में होगा क्या, अर्धसूत्री विभाजन। अब जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या होगा, ये असमान अर्धसूत्री विभाजन होगा। मतलब 2 समान कोशिकाएं नहीं बनेगी, एक कोशिका बड़ी और एक कोशिका छोटी बनेगी। तो बड़ी कोशिका बनेगी 1n वाली और छोटी कोशिका बनेगी 1n वाली। अब इनके भी हमने अलग अलग नाम रखे, बड़ी कोशिका का नाम अलग होगा और छोटी कोशिका का नाम अलग होगा। इसको बोल दिया जाएगा द्वितीयक ऊसाइट, और ये कहलाएगी आपकी पोलर बॉडी या ध्रुवीय काय। ठीक है, तो यहां तक की बात समझ में आ गई कि प्राथमिक ऊसाइट से द्वितीयक ऊसाइट का निर्माण हुआ, और द्वितीयक ऊसाइट में माफ कीजिएगा प्राथमिक ऊसाइट में जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ, मैं बेटा यहां पर लिखना भूल गया हूं आप लोगों के लिए, यहां पर जो हुआ है ये क्या हुआ है, यहां पर अर्धसूत्री विभाजन हुआ है। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब आपको पता है कि जो गुणिता होगी वो अब क्या हो जाएगी, आधी आधी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो द्वितीयक ऊसाइट का निर्माण हुआ और एक पोलर बॉडी बनी। अब इस एक पोलर बॉडी के बाद और एक द्वितीयक ऊसाइट के बाद में, चलो यहां पे लिख लेता हूं अब मैं उसके आगे की प्रोसेस। ये बनी आपकी द्वितीयक ऊसाइट, और एक बनी थी आपकी छोटी वाली पोलर बॉडी। ठीक है, इन पोलर बॉडी और द्वितीयक ऊसाइड में भी क्या होगा, फिर से अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, और ये अर्धसूत्री विभाजन भी जो होगा भाई साहब वो क्या होगा, ये अर्धसूत्री विभाजन भी असमान अर्धसूत्री विभाजन होगा। चलो ये क्या हुआ है, अर्धसूत्री जो है विभाजन हुआ है। ठीक है, अब इस अर्धसूत्री विभाजन से भी 4 कोशिकाएं बनेगी, पर असमान 4 कोशिकाएं बनेगी। एक बनेगी बड़ी कोशिका जिसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे अंडाणु कोशिका। क्या बनेगी, अंडाणु कोशिका। जबकि 3 बनेगी पर और छोटी 3 बनेगी जो क्या होगी आपकी पोलर बॉडीज। क्या होगी, ये तीनों पोलर बॉडी। ठीक है,
तो यहां से समझ में आ गया कि द्वितीयक oocyte से जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो आपकी दो तरह की कोशिकाएं बनी, चार कोशिकाएं तो बनी पर दो अलग अलग तरह की कोशिकाएं बनी, जिसमें से एक कोशिका बनी अंडाणु कोशिका और बाकी की जितनी तीन बची थी पोलर बॉडी बनी। यानी अब जब भी प्रश्न आए तो ऐसा अगर पूछ लिया जाए कि जो अंडाणु जनन है, अंड जनन है, उसके अंदर में कितनी ध्रुवीय बॉडी या कितनी पोलर बॉडी और कितने अंडाणुओं का निर्माण होता है, तो एक अंडाणु और तीन पोलर बॉडीज का निर्माण होता है। ठीक है, ये फाइनल होता है अंडाणु। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, अंडाणु जनन कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी प्रोसेस की कि थ्योरी लिखनी कैसी है सर। तो सर थ्योरी लिखेंगे कैसे, जब आपको ये अंडाणु जनन का आरेख समझ में आ गया होगा, और मेरे हिसाब से आरेख समझ में आ गया है और चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको बढ़िया सा चित्र दे दूंगा, उससे और समझ लेना पीडीएफ में देख देख के। ठीक है, तो यहाँ पर अंड जनन की प्रक्रिया में गुणन प्रावस्था होती है। गुणन प्रावस्था पहली प्रावस्था थी। अब प्रावस्था क्या है, प्रावस्था से टेंशन नहीं लेना, प्रावस्था या अवस्था एक ही बात होती है। ठीक है, ये क्या है, फालतू लिख दिया है प्रावस्था, भारी भारी आप भी लिख दे। प्रावस्था का कुछ मतलब नहीं होता, अवस्था होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब यहां पर बात क्या है, गुणन प्रावस्था में अंडाशय के निर्माण के समय ही प्राथमिक जनन कोशिकाएं क्या होती है, अंडाशयी पुटिकाओं के रूप में एकत्रित हो जाती है। मैंने बताया कि पुटिकाओं के गुच्छ के रूप में एकत्रित हो जाती है, जिसमें से एक कोशिका अंडाणु मात्र कोशिका बनती है। अब इस गुच्छे में से एक कोशिका बाहर निकल के आती है, बोलती मैं बनाऊंगी अब क्या, अंडाणु। तो उस मैं वाली कोशिका को क्या बोल देते हैं हम, अंडाणु मात्र कोशिका, या हमने उसको क्या बोला, जर्म सेल। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। अब आ गई दूसरी अवस्था जिसको बोलते हैं वृद्धि प्रावस्था। अब ये प्रावस्था जो है ये लंबी होती है। क्यों लंबी होती है, कि जो अंडाणु मात्र कोशिका होती है, जिसने बोला था कि मैं आके बनाऊंगी अंडाणु, तो अंडाणु जनन की कोशिका या ऊगोनियन में विभेदित हो जाती है। अब इसमें क्या दो समसूत्री विभाजन देखे थे, तो कुल मिला के क्या बना था, ऊगोनियम बना था। ठीक है, अब यहाँ ऊगोनियम की वृद्धि प्रावस्था में प्रवेश करेगी और ये अधिक मात्रा में पोषक पदार्थों को संचित करके आकार में वृद्धि कर लेगी। एक बड़ी बनी थी, एक छोटी बनी थी। ठीक है, इससे पूर्व अंडाणु कोशिका या प्राथमिक ऊसाइड बोलते हैं। हमने क्या बोला था, प्राथमिक ऊसाइड का निर्माण हुआ। अब इस प्राथमिक ऊसाइड में भी क्या होगा, फिर से आपका क्या होगा, विभाजन होगा, और इस विभाजन के द्वारा द्वितीयक ऊसाइड बनेगा। ठीक है, चलिए, तो ग्राफियन पुटिका के परिपक्व होने के बाद इसमें उपस्थित प्राथमिक ऊसाइड जो था, प्राथमिक ऊसाइड वो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता। अब क्या होगा, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप क्या बनेगा बेटा, अगुणित द्वितीयक ऊसाइड। अगुणित क्यों बोला, क्योंकि उसकी जो प्लॉइडी थी वो क्या थी, एन थी। ठीक है, तो अगुणित आपका द्वितीयक ऊसाइड बना, और एक साथ में क्या बनी, छोटी लोपिका या पोलर बॉडी बनी। ठीक है, ये पोलर बॉडी और ये अगुणित द्वितीयक ऊसाइड में फिर जाकर के एक और बार क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन, और इस अर्धसूत्री विभाजन से क्या होगा भाई साहब, एक बनेगी अंडाणु कोशिका और तीन बनेगी आपकी लोपिका या पोलर बॉडी। तो तीन पोलर बॉडी और एक अंडाणु कोशिका बनी। अब ये अंडाणु कोशिका कहां चली जाएगी, फेलोपियन ट्यूब में चली जाएगी। ठीक है, और फेलोपियन ट्यूब में जाकर के क्या, किसी शुक्राणु का वेट करेगी, शुक्राणु आएंगे तो इनके साथ में निषेचन करेगी और फिर वापस आएगी कहां, गर्भाशय में, जहां पर क्या बनाएगी, जहां पर भ्रूण का निर्माण करेगी और भ्रूण आगे जाके परिपक्वन होकर के बच्चा बनेगा। ठीक है, तो यहां तक की बात समझ में आ गई कि कैसे आपकी जो है अंड जनन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब एक और चीज आ जाती है आपकी, आवर्त चक्र या मासिक धर्म क्या होता है, इसको कौन से हार्मोन जो है आपके नियंत्रित करते हैं। तो ये जो है मासिक धर्म चक्र, या हम जिसको आवर्त चक्र बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि ये आ जाता है आपके 3 मार्क के लिए प्रश्न, और विगत वर्षों में 2 से 4 बार आ चुका है ये प्रश्न। तो बहुत ध्यान से समझेंगे इसको भी एक एक करके डिटेल में। इसका भी बहुत प्यारा सा चित्र है, उस चित्र के माध्यम से समझ लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, क्या होता है, तो एक एक करके सभी चरणों को समझ लेते हैं। क्या क्या चरण दिखाई दिए हैं आपको। पहला चरण होता मासिक धर्म चरण। अब बेसिकली क्या है, मासिक धर्म होता क्या है, मासिक धर्म भी बोलते हैं, आतर्व चक्र भी बोलते हैं,
और उसके बाद में हम इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, ये हम पहले हल्की हल्की बात कर लेते हैं इस चीज के बारे में कि होता क्या है, कब शुरू होता है। तो ये महिलाओं में होता है जब कोई महिला या कोई बच्ची अपने 10 से 13 वर्ष या 14 वर्ष भी हम बोल सकते हैं पूर्ण कर लेती है, और सभी में ये अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो 10 से 13 वर्ष की उम्र पूर्ण कर लेती है, तब उसका जो शरीर होता है, उसके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। और इसी परिवर्तन के दौरान एक और परिवर्तन, और जो बहुत ही मुख्य परिवर्तन होता है, वो होता है जिसको मासिक धर्म की शुरुआत हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये मासिक धर्म की शुरुआत क्या होता है और ये क्या इंडिकेट करता है? तो किसी भी महिला के अंदर, किसी भी बच्ची के अंदर में जब मासिक धर्म की शुरुआत होगी, तब ये मान लिया जाएगा कि उसका जो शरीर है वो निषेचित होने के लिए तैयार है, या गर्भावस्था धारण करने के लिए तैयार हो गया है। यानी मासिक धर्म और कुछ नहीं है, अंडाणुओं का निर्माण होकर के, अंडाणुओं को का ब्लास्ट होकर के निकलना क्या कहलाएगा? आपका मासिक धर्म ही कहलाएगा। ठीक है, अब ये मासिक धर्म जो होता है वो 13 से 14 वर्ष की आयु में शुरू होता है, या 10 से 13 वर्ष की आयु में शुरू होता है, और लगभग लगभग 45 से 50 वर्ष तक की महिलाओं में होता है। 50 वर्ष के बाद जब महिलाएं वृद्धावस्था की ओर चली जाती है, तो वृद्धावस्था में ये मासिक धर्म जो है बंद हो जाता है, और ये बंद होना क्या इंडिकेट करेगा? कि अब वो महिला का शरीर गर्भ धारण करने के लिए क्या है आपका, पावरफुल नहीं रह पाया। ठीक है, या गर्भावस्था धारण करने के लिए योग्य नहीं। ठीक है, तो यहां तक की बात समझ में आ गई कि मासिक धर्म आखिर होता क्या है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि मासिक धर्म में चरण क्या क्या होते हैं। एक एक करके सारे चरण पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी इसको खत्म करेंगे। क्या है? यदि निषेचन गर्भावस्था नहीं होती है, तो रक्त वाहिकाओं के साथ अतिवृद्धि वाले गर्भाशय ऊतक का टूटना शुरू हो जाता है। अब देखो, इसमें क्या होता है, सबसे पहले दो चीज याद रखो, एक होता है गर्भाशय और एक होता है अंडाशय। ठीक है, ये महिला के अंदर में ये जो दो अंग है, या दो मैं बोलूंगा आपको मुख्य भाग है, वो किसके भाग है? आपके मादा जनन तंत्र के या स्त्री जनन तंत्र के। ठीक है, तो ये जो है गर्भाशय और अंडाशय, इनमें जो प्रोसेस है वो चलते रहती है। इन दोनों में एक साथ प्रोसेस चलती है, और एक साथ प्रोसेस चलने के बाद में एक चक्र बनता है, जिसको हम आतर्व चक्र या मासिक धर्म या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, या हम क्या इसको बोल देते हैं, माहवारी भी बोल देते हैं। ठीक है, माहवारी भी आपको शब्द देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब ये बात करेंगे कि ये लगभग लगभग किसी महिला के शरीर में 28 से 30 दिन का होता है। ये जो चक्र होता है भाई साहब, ये 28 से 30 दिन का होता है। पर आप बोलेंगे कि सर हमने तो ये पढ़ा है, हमने तो ये महसूस किया है कि ये केवल 4 से 5 दिन का रक्त स्त्राव होता है। तो बेटा, जो रक्त स्त्राव है ये 28 से 30 दिनों में केवल 3 से 5 दिन का जो है रक्त स्त्राव है, ये एक इसका चरण है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? माहवारी, मासिक धर्म चक्र या आर्तव चक्र बोल देते हैं। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं? मुख्यतः माहवारी कहते हैं, जहां पर किसी महिला के शरीर से जो रक्त है वो रक्त का स्त्रावन होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके मासिक धर्म की इंट्रोडक्शन थोड़ी सी। अब मासिक धर्म चक्र में हम पढ़ रहे थे, यदि निषेचन या गर्भावस्था नहीं होती है, तो रक्त वाहिनियों के अतिवृद्धि वाले गर्भाशय ऊतक का टूटना शुरू हो जाता है, और योनि के माध्यम से रक्त का निर्वहन होने लगता है, या रक्त का स्त्रावन होने लगता है। ठीक है, जो क्या करता है, जो 3 से 5 दिनों तक चलता है, और इस निर्वहन में एंड्रोमेट्रियम का टूटना पूरे चरण को चिन्हित करता है। एंड्रोमेट्रियम जो होता है वो टूट जाता है, और टूटकर जो जितनी ऊतक बने थे वो सब बाहर निकल जाते हैं रक्त के माध्यम से, और ये 3 से 5 दिनों तक चलता रहता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब बात करेंगे कि एस्ट्रोजन का स्तर कम होता है। अब क्या होता है, जब ये रक्त स्त्रावन चल रहा है, या ये जो आपका मासिक धर्म चल रहा है, उसके अंदर में बहुत सारे हार्मोन अपना अपना काम करते हैं। ठीक है, जिसमें आते हैं एक तो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और फिर FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये काम करते हैं, ये ही आपके काम किसमें करेंगे? आपके गर्भधारण और इत्यादि प्रोसेस में महिला के शरीर में काम करेंगे। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH, और इन सब के बीच में एस्ट्रोजन भी आ जाता है। तो एस्ट्रोजन का काम क्या होता है? एस्ट्रोजन
एस्ट्रोजन का स्तर जो है कम होता है, एलएच और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो भी कम हो जाते हैं। ये सब क्या है, कम हो जाते हैं। एस्ट्रोजन भी कम हो जाता है, उसके बाद में एलएच जो हार्मोन था वो भी, और प्रोजेस्टेरोन जो है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद औसत रक्त की हानि 50 से 150 मिलीलीटर के बराबर होती है। अब आप सोच लो, लड़के जितने ये वीडियो देख रहे हैं, आप सोच लो कितना रक्तस्राव होता है। इसीलिए क्या किया जाता है कि महिलाओं को उस समय शांति का माहौल दिया जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी में इतनी चीजें चलती रहती है, इतना रक्तस्रावन होता है, इतना दर्द होता है, जिसके कारण जो है बेटा उनको बहुत शांति भरा माहौल देते हैं, है ना। ज्यादा चिल्ला चोट, ज्यादा आवाज, उससे क्या है उनके दिमाग में जो चीजें चलती रहती है वो चिड़चिड़ापन होने लगता है। ठीक है, क्योंकि उनको ऑलरेडी दर्द है, उनका रक्तस्रावन हो रहा है, उनको बहुत सारी ऐसी परेशानियां, मूड स्विंग्स आ रहे हैं, जिससे उनको बहुत शांत रखना आवश्यक होता है। इसीलिए उनको एक अलग कमरे में बोल दिया जाता है कि आप वहीं सोइए, वहीं खाइए, वहीं पिए, आपको जो लग रहा है हम वो आपको लाके दे देंगे। पर इसको क्या है, लोगों ने, बनाने वाले लोगों ने परंपरा बना दी और बोल दिया कि भाई लड़कियां किचन में नहीं जा सकती, इन सब समय में खाना नहीं बना सकती, पूजा पाठ नहीं कर सकती। तो ये उसका एक कुपित रूप मान लिया हमने। साइंटिफिक रीजन ये है कि इस समय में जब तक ये महिलाओं को माहवारी चलते होती है, उनको एक समय, अपना स्पेस देना चाहिए, अपना शांति भरी जो है वातावरण देना चाहिए, जिससे उनका दर्द कम हो। रक्तस्रावन जो होता है लगभग 50 से 150 मिलीलीटर का होता है, उसमें भी आपको थोड़ा सा क्या है, शांति, आपके बॉडी को रिलैक्सेशन में। ठीक है, यहां तक की बात है। अब दूसरा चरण होता है कुपित चरण या विश्राम चरण। यहाँ पर जो है 3 से 5 दिनों में रक्तस्राव जो है वो बंद हो जाता है, और फिर जो रोम होते हैं वो बढ़ने लगते हैं, जिससे एफएसएच हार्मोन, एस्ट्रोजन का स्तर जो है फिर से बढ़ने लगा था। अब रक्तस्राव के समय में खत्म हो गया था, पर अब कुपित चरण में क्या होगा, रक्तस्राव जब रुक जाएगा तो एफएसएच हार्मोन और क्या, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो बढ़ने लगेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो, उनका स्तर बढ़ने लगेगा। गर्भाशय की दीवार का पुनर्निर्माण और विकास शुरू हो जाएगा। जो गर्भाशय की दीवार रक्तस्राव के जरिए टूटी थी या रक्तस्राव से बाहर आ गई थी, अब वो नई एक गर्भाशय का निर्माण होगा। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई है। अब चलेंगे ल्यूटियल चरण की ओर, जिसको स्त्रावी चरण भी कहा जाता है। अंडोत्सर्ग के बाद अगले मासिक धर्म के आरंभ से पहले तक यह लगभग 13 दिनों का सबसे लंबा चरण होता है। देखो 28 दिन होते हैं, 28 दिन में से मान लिया हमने 3 से 5 दिन का चरण है वो रक्तस्रावन का चरण है, और उसी बीच में 13 दिनों का सबसे लंबा चरण आता है ल्यूटियल चरण। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, एलएच के प्रभाव से फटा हुआ कूप जो था प्रोजेस्टेरोन स्रावित करने के लिए कार्पस ल्यूटियम के रूप में विकसित होता है, और यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम बनता है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, ल्यूटियल फेस, क्योंकि कार्पस ल्यूटियल बन रहा है। ठीक है, उससे 2-3 दिनों के की गिरावट के बाद एस्ट्रोजन का स्तर फिर से बढ़ने लगता है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। ये 3 तरह के चरण होते हैं, और इस अवधि के दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर जो है एफएसएच को बाधित कर देता है, इसलिए कूप की परिपक्वता रुक जाती है, लेकिन गर्भाशय की दीवार की वृद्धि हो जाती है, कई गुना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और गर्भावस्था के साथ मासिक धर्म चक्र निलंबित रहता है। जब गर्भावस्था होने, मतलब गर्भावस्था क्या है, बेसिकली हमने क्या पढ़ा, अभी हमने अंड जनन भी पढ़ा है ना, oogenesis जिसको हम बोलते हैं, और हमने शुक्राणु जनन भी पढ़ा जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोल रहे थे। जब अंडाणु बन जाएगा किसी महिला के शरीर में, तो कोई स्पर्म जो है वो आके क्या करेगा, उसको आपका क्या है, उससे मेटिंग करेगा या मिलेगा या उसको निषेचित करेगा, तो जो मासिक धर्म है वो बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये जो आपका अंडाणु और शुक्राणु का निषेचित वाला भाग था वो कहाँ चले गया, फेलोपियन ट्यूब से गर्भाशय के अंदर में चले गया, और गर्भाशय में परिपक्वन अवस्था में आ गया, जिसके कारण क्या बनने लगा, भ्रूण का निर्माण होने लगा, और जिसके कारण जब तक प्रेगनेंसी या आप बोल सकते हैं गर्भावस्था रहेगी, तब तक क्या रहेगा, आपका जो मासिक धर्म चक्र है या आप जिसको माहवारी बोलते हैं वो बंद रहेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात। अब चलते हैं रजो निवृत्ति या रजो दर्शन और कष्टातर्व की ओर। ठीक है, ये भी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपके मासिक धर्म चक्र से जुड़े हुए हैं, और ये सेपरेटली आपको 2-2 मार्क के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो मेरे को यहाँ ज्ञान बढ़ाने की या मैं पीएचडी करवाने नहीं बैठा हूं, मैं तो यहाँ पर इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं कि मार्क कहां से मिलेंगे आपको।
भैया अपना तो एक ही फंडा, मार्ग आपको दिलाना है, नहीं दिलाना है अंडा। ठीक है, अंडा मतलब जीरो। ये मत सोचना कि सर अंडा वंडा खाने की बात कर रहे हैं, खाते हो तो खाओ, बढ़िया चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो नहीं खाता उसके लिए और बढ़िया चीज है, शाकाहारी रहो, बढ़िया रहो, मस्त, क्या बोलते हैं आपके, हरी सब्जियां खाओ, दूध पियो, शाकाहारी रहो, कोई दिक्कत नहीं है। सबका अपना अपना, चाहे वो वेजिटेरियन है तो भी बहुत अच्छी बात है, नॉन वेजिटेरियन है तो भी बहुत अच्छी बात। चलिए आइए, खाने पीने की बात छोड़ करके आ जाते हैं हम यहाँ पर रजोवृत्ति को पढ़ेंगे। अब रजोवृत्ति क्या होती है, देखो एक चीज होती है जो हमने पढ़ी, क्या, मासिक धर्म, या इसी को हमने क्या बोला, आतर्व धर्म, चक्र, ठीक है, धर्म नहीं चक्र। तो आतर्व चक्र क्या होता है बेसिकली, कब शुरू होता है, मैंने क्या बताया आपको कि 10 से 13 वर्ष की उम्र में किसी भी लड़की में शुरुआत होती है। तो जो पहली बार शुरुआत हुई किसी लड़की के अंदर में, अगर मान लिया मैंने कोई लड़की है जो लगभग 10 से 13 वर्ष की उम्र में आ चुकी है और उसको पहली बार क्या आया, रजोवृत्ति आई। पहली बार क्या आया, मासिक धर्म आया या रक्तस्राव उसका हुआ। तो ये जो पहली बार 10 से 13 की उम्र में जब भी आया होगा पहली बार किसी लड़की को अपना पहला मासिक धर्म, वो क्या कहलाता है भैया, रजो दर्शन, यानी रक्त के दर्शन हो गए। अब ये देखो, ये हंसी मजाक की बात नहीं, और इस चीज को हंसी मजाक में बिल्कुल लेना भी नहीं चाहिए, ठीक है। रक्त के दर्शन होने या रज के दर्शन होना क्या कहलाता है, रजो दर्शन। और पहली बार जो दर्शन हुए थे इस लड़की को 10 से 13 उम्र की 10 से 13 वर्ष की उम्र में, तो वो पहला मासिक धर्म जो है वो यौवन की शुरुआत को इंडिकेट करता है, चिन्हित करता है, उसे क्या कहते हैं, रजो दर्शन कहते हैं। अब बात करूंगा रजो निवृत्ति की। अब रजो निवृत्ति का मतलब क्या है, रज प्लस निवृत्ति। निवृत्ति का मतलब हटना या बंद होना, निवृत्ति का मतलब क्या है, हटना या बंद होना या समाप्त। तो रज का समाप्त होना, जो धर्म था, मासिक धर्म था, वो समाप्त होना क्या कहलाएगा, रजो निवृत्ति कहलाएगा। तो मैंने शुरुआत में बता दिया कि 45 से 50 वर्ष की उम्र की महिलाओं में रजो निवृत्ति होती है, यानी उनका मासिक धर्म आना बंद हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, रजो निवृत्ति कहते हैं। बेटा 2 मार्क का प्रश्न आया था, मजाकबाजी में लोगे तो 2 मार्क खत्म हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ही ये रजो दर्शन जो है वो 1 मार्क का प्रश्न है, और 1 मार्क को भी आप नहीं छोड़ना चाहिए आपने, क्योंकि वही 1 मार्क आपका परसेंट बढ़ाने में मदद कर सकता है मेरे भाई, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे कष्टातर्व की। अब कष्टातर्व का मतलब क्या है, कष्ट, कष्ट प्लस आतर्व, ठीक है। अब कष्ट प्लस आतर्व क्या होगा आपका, जो आतर्व चक्र था उसमें जब कष्ट होता है, बहुत सारी लड़कियों को बहुत ज्यादा पेट में, पीठ में, और वो उनके ये निचले भाग में क्या है, आपको दर्द होता है, बहुत ज्यादा ऐंठन सी महसूस होती है, ऐसा लगता है कि कोई अंदर ऐसा निचोड़ रहा है कोई चीज, ठीक है। तो इतने सब चीजों को एक शब्द में बोल सकते हैं, कष्टातर्व। स्थानीय रूप से उत्पादित प्रोस्टाग्लैंडिन जो है, उसके कारण क्या होता है बेटा, ऐंठन और अत्यधिक रक्तस्राव के साथ में दर्द होता है, पीड़ा होती है, और इसी को क्या बोलते हैं, कष्टातर्व कहते हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई है। यहां तक के हमने क्या देख लिया, मासिक धर्म देख लिया, रजोवृत्ति देख ली, और उसके बाद में रजो दर्शन देख लिया, और कष्टातर्व देख लिया, ठीक है। तो देखो यहां तक की बात समझ में आ गई। अब ये चित्र के सहारे भी समझ लो। ये देखो नीला कलर का जो दिख रहा है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, यहाँ दिख रहा है आपको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पीक पे। उसके बाद फॉलिकुलर सिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच जिसको बोला वो पीले कलर का है, एस्ट्रोजन जो है वो नारंगी रंग का है, और प्रोजेस्टेरोन जो है हल्के गुलाबी या लाल रंग का, आप बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर बात क्या आती है, अगर हम देखें दिवस के हिसाब से, चक्रीय दिवस के हिसाब से, तो 28 तक दिन दिए हुए यहाँ पे देख लो आप। यहाँ चक्रीय दिवस 28 दिन का होगा, तो इसमें 1 से लेके 7 तक पुटकीय चरण होंगे। ये देखो यहाँ पुटकीय चरण, ये पुटकीय चरण क्या है, यहाँ पर विकास दिख रहा है आपको इस पुटक का, है ना, उसमें क्या होंगे, पुटकीय चरण होंगे। अब इस 7 तारीख से लेके 13 तारीख तक ये चरण खत्म होगा, और 14वां चरण चालू होगा, कौन सा आपका, अंडाणु चरण, ठीक है।
अब ये जो चरण था वो 23वें दिन के लगभग लगभग में ल्यूटियल चरण में बदल जाएगा, जहां पर कार्पस ल्यूटियम बनेगा। ठीक है, तो ये इस चित्र से भी आप समझ सकते हो, और बढ़िया पीडीएफ में भी आपको मैं आरेख की डायग्राम बना दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। अब बात कर लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न की, गर्भावस्था से लेकर जो आता है। गर्भावस्था क्या है, इसके चरण समझाइए एवं कौन कौन से हार्मोन इसमें भाग लेते हैं बताइए। चलिए गर्भावस्था को समझते। गर्भावस्था होती क्या है, जब एक महिला अंडाणु जो होगा वो पुरुष शुक्राणु से क्या करेगा, मिलाप करेगा और निषेचित होएगा, तो वो जो निषेचित अंडाणु है वो पुनः जो है पुनः गर्भाशय में जाएगा, और गर्भाशय में जाने के बाद में वृद्धि करेगा। और ये वृद्धि कैसी होगी, कोशिकीय वृद्धि होगी, और ये कोशिकीय वृद्धि धीरे धीरे करके भ्रूण का निर्माण करेगी, और भ्रूण निर्माण होने के बाद में भ्रूण का क्या होगा, वृद्धि होगी, और धीरे 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 वो क्या होगा, एक संतति बनेगी या संतान बनेगी, है ना, जिसको हम बच्चा पैदा होना बोलते हैं। और यही क्या कहलाएगा भैया, गर्भावस्था। गर्भावस्था जो है बेटा, ये आपको आ जाता है 3 से 4 मार्क का। पिछले वर्षों में देखा है मोस्टली 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं गर्भावस्था उस समय को कहते हैं जब महिला के गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास होने की जब शुरुआत होगी, जब उसके मासिक धर्म बंद हो जाएंगे। मासिक धर्म बंद हुए मतलब कुछ ना कुछ अंदर क्या है, दूसरी प्रोसेस चालू हो चुकी है महिला के शरीर के अंदर में। अब जो है मासिक धर्म बंद हुआ है और वो महिला का अभी रजोवृत्ति वाला समय नहीं आया, दैट मीन्स उसके शरीर के अंदर में गर्भधारण की प्रक्रिया चालू हो गई है, और गर्भधारण यानी गर्भाशय के अंदर भ्रूण का विकास होना चालू हुआ है। ठीक है, ये प्रक्रिया जो होती है वो लगभग 9 महीने की होती है, जिसको हम 40 हफ्ते भी बोल सकते, 40 सप्ताह बोल सकते। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर में कई बदलाव होते हैं, और बहुत सारे जो हार्मोन्स है वो कहीं ना कहीं अपने अलग अलग रोल निभाने लगते हैं, और इसी हार्मोन को आपको लिखने के लिए आता है। देखो इसके चरण समझाइए और कौन कौन से हार्मोन इसमें भाग लेते हैं वो समझाइए, ऐसा पूछ लिया जाता है। चलिए तो बात कर लेते हैं सबसे पहले गर्भावस्था के प्रमुख चरणों की। तो पहला क्या है, निषेचन। अब निषेचन क्या होता है, निषेचन वैसे तो गर्भावस्था का चरण नहीं है, पर निषेचन से ही गर्भावस्था की शुरुआत होगी। कब, जब महिला अंडाणु का एक शुक्राणु के साथ में क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया होगी, तो क्या कहलाएगा बेटा, समझ लेना, ये थोड़ा तुम्हारे सर का जो ये है ना। चलिए, तो ये आंख वाक नहीं दिख रही है, ये क्या है, इसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल वो है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक स्पर्म जो है जब ओव्यूल से मिलेगा या आपके अंडाणु से मिलेगा एक शुक्राणु, तब क्या होगा, इस प्रक्रिया को बोलेंगे निषेचन की प्रक्रिया। और निषेचन क्या होगा, निषेचित अंडाणु जाकर, निषेचित अंडाणु जब शुक्राणु अंडाणु से निषेचन कर लेगा, और ये निषेचित अंडाणु कहा, फेलोपियन ट्यूब से कहा चले जाएगा, गर्भाशय के अंदर चले जाएगा, तब गर्भाशय के अंदर से चालू होगी आपकी गर्भावस्था। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं अगली, गर्भाधान। गर्भाधान क्या होता है, भ्रूण जब गर्भाशय में पहुंचता है, मैंने क्या बताया, जब अंडाणु जो है वो क्या गर्भावस्था गर्भाशय में पहुंचा, और गर्भाशय में क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, और ये भ्रूण जब गर्भाशय में पहुंचेगा तो गर्भाशय की आंतरिक दीवार से जुड़कर विकसित होएगा। ये क्या होगा, आंतरिक दीवार से जुड़ जाएगा और धीरे धीरे विकसित होगा। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं गर्भाधान। अब गर्भाधान के बाद आता है गर्भाशय में विकास। किसी भ्रूण का, किसी बच्चे का विकास होना क्या कहलाएगा, आपका गर्भाशय के अंदर विकास। तो गर्भाधान के बाद भ्रूण के विकास की शुरुआत होती है। इस समय भ्रूण के अंगों का निर्माण होने लगता है। ठीक है, धीरे 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 निर्माण होने लगेगा। गर्भाशय से प्लेसेंटा विकसित होगा, और ये प्लेसेंटा काम क्या करता है, अब गर्भाशय से प्लेसेंटा विकसित होगा। प्लेसेंटा का काम क्या है मेरे भाई, प्लेसेंटा का काम है भ्रूण को पोषण देना। क्या, पोषण देना, साथ में इसका बचाव करना, रक्षा करना। क्या करना भाई साहब, रक्षा लिख देता हूं, रक्षा करना। ठीक है, ये दोनों काम है किसके, प्लेसेंटा के। ये ध्यान रखना, 1 मार्क के लिए प्रश्न पूछा गया है आपको, इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, प्लेसेंटा का काम क्या है, इसकी भ्रूण की रक्षा करना, और साथ ही इसको क्या करना, पोषक तत्वों का, देखो यहाँ लिखा है मां के रक्त के बीच पोषक तत्वों का आदान प्रदान करना, किसको, भ्रूण को, और भ्रूण से भी कुछ कुछ लेके माता की जो इम्यूनिटी है उसको अच्छा करना। ठीक है,
यहां तक की बात समझ में आ गई। अब भ्रूण का विकास भी त्रैमासिक, 3 त्रैमासिक में होता है। 3 त्रैमासिक मतलब 3 महीने 3 महीने 3 महीने ऐसे करके 9 महीने में होता है। पहला त्रैमासिक में क्या होता है, अंडाणु भ्रूण से जो है भ्रूण का प्रारंभ होता है और अंगों का निर्माण होता है। दूसरे त्रैमासिक में यानी अगले 6वें महीने से क्या होगा, 6वें महीने से भ्रूण का आकार बढ़ेगा और उसके अंग विकसित होंगे। ठीक है, अब उसके बाद में तीसरा त्रैमासिक क्या होगा, भ्रूण पूरी तरह से विकसित होता है और तैयार होता है जन्म लेने के लिए। और ये जन्म लेने की प्रोसेस क्या कहलाती है, प्रसव। क्या कहलाती है, प्रसव, जो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमको अब पढ़ना है। ठीक है, अब पढ़ना है आगे। तो प्रसव को देखने के पहले क्या देखेंगे, गर्भावस्था के हार्मोनल परिवर्तन, क्योंकि इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा है कि इसमें कौन कौन से हार्मोन्स काम आते हैं ये भी बताना है। तो HGG ये हार्मोन क्या का, एस माफ कीजिएगा HCG, ठीक है, HCG ये हार्मोन जो है गर्भावस्था के कुछ पहले हफ्तों में गर्भाशय में मौजूद रहता है और गर्भावस्था परीक्षण में सकारात्मक परिणाम भी देता है। ठीक है, उसके बाद प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये तो बहुत ज्यादा अच्छा रोल निभाते हैं। ये गर्भाशय की परत को, जो परत है अंदर की लेयर है, उसको मोटा बनाते हैं और गर्भावस्था को स्थिर रखने में मदद करते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीटोसिन का भी एक बहुत बढ़िया काम होता है कि ये हार्मोन जो है प्रसव के दौरान संकुचन को नियंत्रित करता है। जब प्रसव होता है यानी बच्चा पैदा होने लगता है या बाहर निकलने लगता है महिला के शरीर से, तब ये जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम आता है, जो ऐठन को या संकुचन को हम बोल सकते हैं उसको नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई मेरे बच्चों। अब बात कर लेते हैं प्रसव की। ठीक है, गर्भाधान देख लिया, गर्भावस्था देख लिया, क्या हो गई, अब होगा बच्चा पैदा, यानी अब होगी प्रसव की स्थिति। अब प्रसव की स्थिति क्या है, वह प्रक्रिया है जिसमें गर्भाशय से भ्रूण बाहर निकलता है। बेसिकली भ्रूण क्या, बच्चा हम बोल सकते हैं, एक परिपक्व भ्रूण। ठीक है, ठीक है, ये बाहर निकलता है। यह प्रक्रिया सामान्यतः 9वें महीने के बाद होती है। जब 9 महीने का गर्भावस्था पूरी हो जाती है तब ये प्रक्रिया होती है और भ्रूण पूरी तरह से विकसित हो जाता है। प्रसव के दौरान महिला के शरीर में कई परिवर्तन होते हैं जो शिशु के जन्म को संभव बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, क्या होगा, प्रसव की प्रक्रिया क्या होगी, श्रम। श्रम वह प्रक्रिया है जिसमें गर्भाशय की मांसपेशियां सिकुड़ने लगती है और शिशु को गर्भाशय से बाहर लाने के लिए तैयार, बेसिकली श्रम। लेबर पेन सुना होगा आपने बहुत, किसी कार्यक्रम में, किसी टीवी सीरियल में, किसी वेब सीरीज में, किसी मूवी में लेबर पेन का काम है। लेबर, लेबर यहाँ जो श्रमावस्था है इसी को बोलते हैं लेबर। ठीक है, चलो इसको ऐसे लिख देता हूँ बेटा, नहीं तो फिर बच्चे कमेंट करने लग जाएंगे कि सर हम तो हिंदी मीडियम वाले, मेरे बच्चों हिंदी मीडियम वाले जरूर हो, इंग्लिश के नाम भी थोड़े बहुत तो आने चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ पूरे इंग्लिश के नाम रट्टा मार लो, पर थोड़े बहुत आने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो लेबर जो है, देखो तुम्हारे चक्कर में लेबल कर दिया मैंने, लेबल किसी के नहीं निकलेंगे जब तक कोई अंकुश सर की वीडियो नहीं देखेगा। ठीक है, तो लेबर पेन जो होता है, लेबर पेन हम इसको बोलते हैं। लेबर पेन क्या होता है, यह वह प्रक्रिया है जिसमें गर्भाशय की मांसपेशियां सिकुड़ने लगती है और बच्चे को बाहर धकेलने के लिए क्या करती है, आसक्त करती है। अब इसमें भी 3 चरण में प्रक्रिया होती है। तो प्रथम चरण क्या होगा, इसमें गर्भाशय के मांसपेशियां सिकुड़ने लगती है और बच्चे का सर गर्भाशय से बाहर आने लगता है। ठीक है, और गर्भाशय से जो है वो सर बाहर आके थोड़ा थोड़ा सर कहाँ आ जाता है, योनि द्वार के पास में, योनि द्वार के पास। ठीक है, उसके बाद द्वितीय चरण में क्या होता है, इसमें शिशु का शरीर गर्भाशय से बाहर आता है और शिशु जन्म होता है। और तीसरा चरण आता है बेटा, तीसरा लिखा हुआ है यहाँ, है ना, शिशु के जन्म के बाद प्लेसेंटा और गर्भाशय की परत भी बाहर आ जाती है। ठीक है, जिसको हम नाल काटना बोलते हैं ना, बेसिकली नाल काटना वो क्या होता है, प्लेसेंटा की जो वो होती है नली, एम्ब्रिकल कॉर्ड जो होती है उसको काटना कहलाता है, जो शरीर से बच्चे को महिला के शरीर से अलग करना। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर कुछ हमको ये भी पूछा था ना कि इसमें कौन कौन से हार्मोन्स अपना अपना काम करते हैं, तो सबसे मेन हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। प्रसव के दौरान, प्रसव के दौरान क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है गर्भाशय की मांसपेशियों को संकुचित करता है और बच्चे को बाहर धकेलने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, प्रसव के बाद क्या होता है, शिशु के जन्म के बाद नाल और प्लेसेंटा बाहर आ जाते हैं। नाल मतलब यही कॉर्ड जो मैंने आपको बताया था, जो माता के शरीर से बच्चे के शरीर में जुड़ी हुई थी, और प्लेसेंटा बाहर आ जाते हैं। ये प्रक्रिया प्रसव के अंत को दर्शाती है, यानी ये फाइनल प्रोसेस हो गई कि एक शिशु पूर्णतः प्रसवित हो चुका है या बाहर आ चुका है। ठीक है,
अब बात करेंगे प्रसव के बाद की देखभाल की बात होती है तो शिशु का स्वास्थ्य, श्वसन नली और अन्य अंगों की देखभाल की जाती है। माँ को भी प्रसव के बाद आवश्यक चिकित्सा की देखभाल दी जाती है, जैसे रक्तस्राव की निगरानी और अन्य शारीरिक परिवर्तनों की देखभाल। तो यहां तक बात खत्म हो जाती है आपके प्रसव की और साथ ही साथ इस वीडियो लेक्चर की। हमने क्या क्या देख लिया मेरे बच्चों? हमने देख लिया है सबसे पहले तो शुक्राणु जनन, फिर देखा अंडाणु जनन, फिर देखा जब ये लोग निषेचन करेंगे तो क्या होगा? गर्भावस्था होगी। अब गर्भावस्था से पहले एक और चीज देखा, मासिक धर्म चक्र भी देख लिया है ना। और उसके बाद हमने क्या देखा? प्रसव की प्रक्रिया देखी, प्रसव में कौन कौन से हार्मोन उपयोग होते हैं वो भी देख लिया। तो बेटा मेरे हिसाब से तो इस चैप्टर से हमने क्या क्या देख लिए? 4 3 2 1 सारे तरह के प्रश्नों को देख लिया है। ठीक है, तो अब मैं मिलूंगा आपको अगले लेक्चर में, वहां भी बहुत शानदार तरीके से चीजें सीखेंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी को क्या बनाएंगे बेटा? संभव बनाएंगे। और इसी संभव बैच के साथ मेरे बच्चों, आप ही में से कोई ऐसे बच्चे होंगे जो मध्य प्रदेश की मेरिट लिस्ट में आकर के टॉप करेंगे। ठीक है, और अंशिका मिश्रा और अंकित चौबे के फोटो के बाद इस साल अब आपकी फोटो लगेगी अरिभियान के पोस्टर्स पे और अरिभियान की टीम आपको बहुत सारे पुरस्कार आपके घर आकर दे करके जाएगी। आपके भी इंटरव्यूज आएंगे, आपके भी बड़ी बड़ी चर्चाएं फोटो और न्यूज पेपरों में छपेगी। ठीक है, तो इतने सब सपने अगर देखना है ना मेरे बच्चे, तो पढ़ाई भी उतनी ही मेहनत से करनी पड़ेगी और उसी मेहनत को हम कर रहे हैं आपकी आसान। और इस संभव बैच के साथ में आपको वो सारी चीजें दे रहे हैं जो आपके परीक्षा में आपको मेरिट तक पहुंचाने के लिए संभव बनाती है। चलिए, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टाटा बाय बाय और जय हिंद।